एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। एलपीजी की फी किलो कीमत में 4 रुपये 89 पैसे का इजाफा। एलपीजी की नई फी किलो कीमत 233 रुपये 89 पैसे हो गई। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 57 रुपये 70 पैसे महंगा कर दिया गया। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2759 रुपये 89 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक 1 मई से हो चुका है। आपको बता रहे हैं एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी की फी किलो कीमत में 4 रुपये 89 पैसे का इजाफा किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी बताइएगा। ओगरा की जानिब से माह मई के लिए नई कीमतें एलपीजी की मुकर्रर जो है वो कर दी गई हैं और मजमूई तौर पर एलपीजी की कीमत में 4 रुपये 89 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद एलपीजी की मुल्क भर में नई कीमत 233 रुपये 89 पैसे सामने आई है। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 57 रुपये 70 पैसे इजाफे के साथ जो है वो 2759 रुपये का हो गया है और इस हवाले से ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन का इजरा भी कर दिया गया है। जी शहजाद खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एलपीजी बम गिरा दिया गया है। एलपीजी की फी किलो कीमत में 4 रुपये 89 पैसे बढ़ गई है। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 57 रुपये 70 पैसे महंगा हो गया। मजीद तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एलपीजी की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा किया गया है। एलपीजी पहले सरकारी रेट के मुताबिक 229 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन एलपीजी की कीमत में 4 रुपये इजाफे के बाद नई कीमत जो है वो 233 रुपये हो गई है। घरेलू सिलेंडर की बात करें तो उसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर जो है वो 57 रुपये 70 पैसे महंगा हुआ, नई कीमत 2759 पैसे हो गई है, जबकि एलपीजी की जो इस वक्त नई सरकारी कीमत है वो 233 रुपये 99 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। इसके बारे में दुकानदार क्या कहते हैं, कितना असर पड़ने वाला है मार्केट पर और क्या नई कीमतें लागू होंगी नहीं होंगी, जानते हैं दुकानदार से। क्या कहना चाहेंगे नई कीमतों के हवाले से? भाई ये हुकूमत ने रेट पीछे से ये 400 रुपये सिलेंडर बढ़ाया है, तो अब ये 300 रुपये किलो गैस जो है ना अब ये होगी। अब ये पीछे कंपनियों ने रेट बढ़ाए हैं तो पीछे दुकानदार भी रेट बढ़ाएंगे, रिश्के वाले फिर हमें कहेंगे, इसीलिए कारोबार ही नहीं है। गैस के रेट की वजह से हुकूमत को चाहिए कि रेट कम करे, गरीब आदमी सुकून ले। पहले भी गैस की कीमत 229 थी, अब 233 हो गई है, मार्केट में 300 है, इसकी क्या वजह? भाईजान ये टैक्स वगैरह जो लगते हैं ना, गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, तो उसकी वजह से ये रेट बढ़ता है। हमारे साथ खरीदार भी मौजूद हैं। दोबारा गैस की कीमत बढ़ गई है, क्या कहना चाहेंगे? रिक्शा ड्राइवर पर कितना असर पड़ने वाला है? सर यकीन करो 200 की सवारी लेके जाते हैं, वो 200 का गैस का पैसा आता है, वापसी 100 के लेके हमें 100 रुपये बचता है। सारा दिन चलाते हैं, सारा दिन भगाते हैं, रक्षा 500 400 600 बचता है झाड़ी, और रक्षा जगह सपेर पर इतना महंगा है, बंदा जिंदगी से भी तंग हो गया। दुकानदार और खरीदार गैस की कीमतों से परेशान नजर आते हैं और साथ में मार्केट की जो सूरत हाल है, सरकारी कीमतों का एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। कभी भी सरकारी कीमतों को अमल दरामद नहीं देखा गया। बन गया है। शकील सुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया। करोला लिसन में महकमा हाईवे की गफलत और लापरवाही सामने आ गई। बारिश के बायस सड़क के किनारे बनने वाले गड्ढों को पूर्ण न किया जा सका। गड्ढों की वजह से नई बनने वाली सड़कों को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। सड़क किनारे गड्ढों की वजह से हादसा वजूद में आने लगे। शहरियों का कहना है कॉलेज बाईपास रोड, लिया रोड पर सड़क किनारे गड्ढे बन चुके हैं। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा है। गुज़श्ता रात बारिश ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाहरी का पोल खोल दिया। शहर के कुंजानाबाद इलाकों में जगह जगह पानी जमा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर डोगर से। जी आगाह कीजिएगा। मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवा में गुज़श्ता रात से सुबह तक हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हुई है। इस बारिश के बाद मुजफ्फरगढ़ शहर के जो नदी नाले हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो मुजफ्फरगढ़ शहर के सबसे मेन चौक पर इस वक्त मौजूद हैं। शहरियों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उन्हीं से ज़रा इस हवाले से जानते हैं। साथ ही मसाजिद हैं, स्कूल्स हैं। क्या कहते हैं जी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किधर है? बारिश के बाद 4-4 फुट पानी जमा हो गया है। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी जो बिल्कुल सिफर है। मुजफ्फरगढ़ में लाखों करोड़ रुपए के जो उनको फंड मिलते हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं, कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। ये रात भर ज़रा सी बारिश हुई है, मेरी बैक साइड में देख सकते हो कि किस कदर पानी है। इस वक्त भी यहाँ जो तकरीबन 6 इंच से 1 फुट तक पानी जो है खड़ा हुआ है। इससे पहले
एक लोगों के कपड़े ख़राब हो रहे हैं। साथ ही मस्जिद है अली मुर्तज़ा, अब नमाज का टाइम है, नमाजी जो वो गुजरने में शदीद दुश्वारी का पेश आ रहा है, उनका कपड़े नापाक हो जाते हैं। जबकि ये मेन रोड भी है, गाड़ियाँ गुजरती हैं, उनके छींटे उछलते हैं। इससे पहले कई मोटरसाइकिल सवार जो अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ जा रहे थे गिर गए हैं। सुबह स्कूल के लिए बच्चों की जो इसी वजह से हाजिरी कम हो गई, वालिदैन आए हैं तो इस कदर पानी था कि यहाँ से गुजर नहीं सकते थे। तो लिहाजा हम खुदारा बल्दिया से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सीओ से ये मुतालबा करते हैं कि मुजफ्फरगढ़ का सीवरेज का निज़ाम जो इतना नाकिस है, आप उसको बेहतर करें और फिलफोर जो ये पंप्स लगा कर जो है ना, ये पीटर के जरिए ये पानी निकाला जाए ताकि ये रोड्स क्लियर और लोगों को चलने में जो है दुश्वारी ना हो। शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लोगों को चलने में दुश्वारी ना हो। आमिर जोकर अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आया दिन पनाह में RSC से अपग्रेड होकर THQ बनने वाला अस्पताल का तमीराती काम सुस्त रवि का शिकार है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे तैमूर अथर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दायरा दिन पनाह THQ अस्पताल में मौजूद हूँ, जो कि RSC से THQ अस्पताल अपग्रेड किया गया था। 50 बेड का ये अस्पताल है जो कि इस वक्त बन रहा है। मार्च 2022 में इसको शुरू किया गया था और मार्च 2023 में इसको मुकम्मल करना था। तकरीबन 9 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से 50 बेड का जो अस्पताल है इसको मुकम्मल किया जाना था, लेकिन मार्च गुजर चुका है, अभी तक जो अस्पताल है ये मुकम्मल नहीं हुआ। बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है, अभी जो देगर इसका काम है वो रहता है। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 4 से 5 माह मजीद लग जाएंगे इस अस्पताल को मुकम्मल होने में। जो ठेकेदार था उसकी तरफ से ये सुस्त रवि का शिकार है। अस्पताल मुकम्मल ना होने की वजह से जो RSC अस्पताल है इसके ऊपर जो मरीजों का बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा है, मरीजों का रश है। हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर आप मुझे बताइएगा, अभी तकरीबन जो इस अस्पताल की बिल्डिंग तो मुकम्मल हो गई है, मजीद 5 माह लगते हैं, तो सुस्त रवि का शिकार था, क्या देख रहे हैं, कौन कौन से काम रह गए हैं और इसके नाम मुकम्मल होने की वजह से RSC पे कितना बर्डन पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 18 माह की पीरियड था इसकी कंप्लीशन का और तकरीबन मेजर वर्क इसका हो चुका है, जस्ट फिनिशिंग अब बाकी है, लेकिन 4-5 माह नहीं 2-3 महीने में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। सुस्त रवि का शिकार यह है कि यहाँ काम सारा जो है इसकी निगरानी मैं खुद कर रहा हूँ, 2 नंबर काम मैं होने नहीं दे रहा, जिसकी वजह से ये है कि ये काम देखभाल के कर रहे हैं, इंशाल्लाह महीने 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, कितना इसकी वजह से जो RSC के ऊपर इस वक्त जो बर्डन है आपको कितना पड़ रहा है? बर्डन ये है कि उसको तमाम को हम तकरीबन लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन THQ बनने से ये है कि मज़ीद इसके ऊपर जो मज़ाफ़ात के लोग हैं जो THQ पे कोटादू जा रहे हैं या चौक सरवर से जा रहे हैं वो भी हमारे तक आएंगे इंशाल्लाह ताला। यानी क्या क्या यहाँ पे जो सहूलियत जब ये मुकम्मल हो जाता है क्या क्या सहूलियत यहाँ हमारे पास इंशाल्लाह THQ लेवल की तमाम सहूलियात मौजूद होंगी, जिसमें गायनी वार्ड हो गया, पेडियाट्रिशियन आ जाएंगे, इसमें सर्जिकल होगा, ऑर्थोपेडिक होगा, ये तकरीबन तमाम शोबा है जो हादसात हैं उस तमाम वर्क करेंगे इंशाल्लाह ताला, ये बेहतर काम होगा। जी बिल्कुल, आबादी के लिहाज से यहाँ पर पहले RSC था, लेकिन अब इसको THQ 50 बेड का जो है अस्पताल जो कि मुकम्मल होने वाला है, जैसे ये मुकम्मल होता है तो यहाँ के जो लोग हैं इनको अब मुकम्मल होने वाला है। तैमूर अथर अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। फोर्ट मनु में सयाहों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने का मिशन बुज़दार दौर हुकूमत का मनसूबा रेस्क्यू सेंटर ताहाल नामुकम्मल है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अली मुसा रज़ा से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के मरी फोर्ट मनरू में सियाहों और बैनुल सूबाई शाहरा क्वेटा रोड खार बवाटा और फोर्ट मनरू पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को एमरजेंसी की सूरत में तभी सहूलियात की फराहमी के लिए बुज़दार दौर हुकूमत में रेस्क्यू सेंटर के क़याम के हवाले से फोर्ट मनरू में रेस्क्यू सेंटर की तामीर का काम जो जारी था, अरसा दराज से फंड ना होने की वजह से ये जो रेस्क्यू सेंटर है मुकम्मल ना हो सका है। अरसा दराज से फंड ना होने की वजह से ठेकेदार ने काम करना छोड़ दिया, जिससे जो मौजूदा सूरत हाल की जो इमारत बनी हुई है अब वो टूट फूट का शिकार होना शुरू हो गई है। मगर यहाँ पर जो सूरत हाल है, अब फोर्ट मनरू का सीज़न भी शुरू होने वाला है, सियाहों की बड़ी तादाद आना शुरू हो गई है। तो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग अभी तक मुकम्मल नहीं है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जानी थी फोर्ट मनरू में सियाहों के लिए। तो ये सूरत है कि यहाँ पर कोई 4 दीवारी मुकम्मल नहीं है। यहाँ पर जो रेस्क्यू एहलकार यहाँ नज़र आ रहे हैं कि वो अंदर इस बिल्डिंग में मौजूद है, ना तो यहाँ पर कोई फर्नीचर है ना ही यहाँ पर कोई सूरत हाल। आप देख सकते हैं कि ड्यूटी शायद लगा दी गई होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्डिंग जो है मुकम्मल नहीं है। रेस्क्यू के एहलकार इन बिल्डिंग में ड्यूटी सारा अंजाम दे रहे हैं कि जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग मुकम्मल नहीं है, ना कोई रिहाइश का बंदोबस्त है। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है इंतहाई अब तारे, क्योंकि मोटर बाइक्स यहाँ पर दी गई हैं, रेस्क्यू की गाड़ियाँ नहीं है, ताकि हाल इंतहाई अबतर है। अली मुसा रज़ा अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कोटादू में सोने की कीमत बढ़ने से लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी को तरजीह देने लगे। 24 कैरात सोने की कीमत 2,17,000 रुपए तक पहुंच गई। तफसीलात जानेंगे शफकत मिलाना से। जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी, आलमी मार्केट में डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के साथ साथ सोने की रोज बरोज में जो कीमतों में इजाफा हो रहा है उसकी वजह से जो है
सराफा एसोसिएशन और इस शोबे से मुंसलिक जितने भी कारीगर अफराद हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे साथ सराफा एसोसिएशन के सदर काशिफ रियाज साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आए दिन जो सोने के रेट बढ़ रहे हैं इनकी वजह से इनके कारोबार पे और जो कारीगर तबका है उन पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। जी सर बताइएगा इस मुतालिक कि आए रोज़ हुकूमत की जानिब से रेट बढ़ाए जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है और आपके शोबे पर कितना असर पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डॉलर की वजह से जो है ना हमारा गोल्ड रेट अप होता है और डाउन होता है। 290 रुपए के तकरीबन डॉलर एक चला गया है। हमारा गोल्ड रेट 2,17,000 रुपया हो गया है। इसके बरक्स हमारी ज्वेलरी जो है ना बिल्कुल सेल होना बंद हो गई है। सिर्फ कस्टमर आते हैं हमारे पास सोना सेल करने के लिए। हमारे जो मजदूर ताजर भाई हैं उनका कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है और हम बहुत परेशान हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि डॉलर के रेट कम किए जाएं और हमारी इंडस्ट्री को जो ज्वेलर वाले हजरात हैं इनके साथ ताउन किया जाए। जी बिल्कुल जी, हमारे साथ सदर सराफा एसोसिएशन मौजूद थे। इनका कहना था कि डॉलर की जो ऊंची उड़ान है रोज बरोज उसमें इजाफे की वजह से सोने के रेट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सराफा एसोसिएशन सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है। शफकत मलाना अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। मियांवाली में असिस्टेंट कमिश्नर अजीज अली खान जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुतहरिक। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में जखीरा की गई 6000 गंदम की बोलियां बरामद कर ली गई। इसी बारे में मजीद जानेंगे अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर मियांवाली उज़ैर अली खान जो हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ तरीक़ा से स्टॉक की गई जो गंदम है और दीगर अशिया है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रखी होंगी। मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं और इस वक्त तक कितनी गंदम बरामद हुई आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, बड़ी कार्रवाइयाँ कर चुके हैं, कितनी गंदम बरामद हुई है और टारगेट के हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट जो है इस वक्त गंदम की प्रोक्योरमेंट में पूरी तरह इंतज़ामिया मुतहर्रिक है और हम लोग इसी सिलसिले में मुख्तलिफ एरियाज़ में छापे भी मार रहे हैं और जहाँ जहाँ खुफिया इतला होती है वहाँ पर हम अपनी पूरी टीम के साथ एक्शन करते हैं। हमने मूसा खेल, मदी खेल, वां बचरा, दाऊस खेल और बाकी मुज़ाफ़ाती एरियाज़ में भी मुख्तलिफ ऑपरेशन किए हैं पिछले 3 से 4 दिन में और इस दौरान हमें तकरीबन 6000 बोरी लगभग मुख्तलिफ एरियाज़ से लिफ्ट की है। बहुत से एरियाज़ में लोगों ने अपने डेरों पर और मुख्फी किस्म के तय खानों में और दुकानों में गंदम स्टोर की थी जो कि नाजायज़ था और हुकूमत पंजाब का यही ऑर्डर है कि हमने जहाँ जहाँ कोई भी शख्स गंदम स्टोर कर रहा है उसके खिलाफ हमने हतमी एक्शन करना है और गंदम सारी की सारी भाग सरकार जब्त करनी है। जी सर, एक छोटा सा सवाल है कि 10,000 रुपये से ज़ायद नर्ख पे आम मार्केट में गंदम बिक रही है और 9700 रुपये सरकारी नर्ख रखा गया है, तो क्या समझते हैं कि ज़मींदार जो है ज़्यादा मुनाफे की साइड पे जाएगा या हमें गंदम देगा सर? जी इंशाल्लाह हुकूमत पंजाब ने जो प्राइस सेट की है वो मार्केट के हालात देख के और बम्पर क्रॉप का जो इस वक्त हम सारी न्यूज़ सुन रहे हैं उसको मद्देनज़र रख के इन्होंने फ़ैसला किया है। तो इंशाल्लाह ये जो रेट है ये स्टेबल हो गया। ये वक्ती तौर पे ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से रेट पड़ा हुआ है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब कुछ कार्रवाइयाँ होंगी और हुकूमत का टारगेट पूरा होगा तो उसके बाद रेट खुद ब खुद मार्केट में सेटल हो जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस साहब की बात सुनी कि सरकारी नर्ख जो है उसी पे ही गंदम बिकेगी और ज़ख़ीरा अंदोज़। मजाज अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं खानेवाल में पुलिस मुलाजमीन और शहदा के बच्चों की तालीम के लिए ऐसा इक़दाम। डीपीओ ने मुलाजमीन के बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस में दाखिला करवाया। डीपीओ राना उमर फारूक का कहना है शहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम की सहूलत फराहम कर दी गई है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। ज़िला पुलिस की जानिब से हाजिर सर्विस मुलाजमीन हो या पुलिस के शोधा हों उनके बच्चों के वेलफेयर का काम जारी है और अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। आज एस्पायर कॉलेज में शोधा और हाजिर सर्विस मुलाजमीन के बच्चों के दाखिले करवाएँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ज़िला कौंसल हॉल में पहुँचे हैं जहाँ एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से। सर, पुलिस वेलफेयर हाजिर सर्विस मुलाजमीन हों या शोधा के बच्चे उनके लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या पैगाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आपको मैंने पहले भी वादा किया था कि हमारे जितने भी MOUs हुए हैं मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे हैं उनको अमली जामा भी पहनाया जाएगा। तो आज ये जो तकरीब है ये बेसिकली उसी सिलसिले की एक कड़ी है और मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ एस्पायर कॉलेज उनकी तमाम तर इंतज़ामिया का, इनके ओनर्स का कि इन्होंने जो ये MOU किया इसकी बदौलत हमारे पुलिस मुलाजमान के हज़ारों बच्चे जो है वो मुफ्त या बहुत ही डिस्काउंटेड रेट्स पर तालीम हासिल कर सकेंगे। ये आज की तकरीब जो है इसी सिलसिले में इसका इनेकाद किया गया चूँकि आपको पता है कि तालीमी साल मुकम्मल हो चुका है और नई क्लासेस में इस वक्त एडमिशन का टाइम जो है वो शुरू है। तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी तमाम ज़िले के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो आज यहाँ पर आए हैं, इनमें इनके स्कूल्स भी शामिल हैं और हमने मौके पर जो हमारे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स थे हमारे बच्चों के या शहीदों के उनसे फॉर्म फिल करवा कर उनको जो डिस्काउंट मिलना था वो यहाँ पर ही आज हमने इनको फॉर्म्स हैंड ओवर कर दिए हैं ताकि फ़ौरी तौर पर जो क्लासेस नई आगाज़
نماز ہونے والی ہے اس میں ان کو مفت یا ڈسکاؤنٹڈ تعلیم جو ہے وہ مہیا کی جا سکے۔ بالکل، پولیس ملازمین کے بچوں کے بہتر ندیم مغل اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ رحیم یار خان میں صحت کے میدان سے اچھی خبر، عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے شیخ زاید ہسپتال میں ٹائیفائڈ سرویلنس سینٹر بنا دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے عاصم صدیق سے۔ جی، صحت کے میدان سے اچھی خبر ہے۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر رحیم یار خان شیخ زاید ہاسپٹل میں ٹائیفائڈ سرویلنس سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ WHO کے تعاون سے یہ سرویلنس سینٹر بنایا گیا ہے۔ اس کی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ پرنسپل شیخ زاید میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر سلیم لغاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سرویلنس سینٹر کیسے کام کرے گا اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائیفائڈ جیسا کہ انڈر ڈیولپ کنٹریز میں ہمارے ملک میں بہت ایک کامن بیماری ہے جو پانی اور باہر کی چیزوں سے کھانے سے ہوتی ہے، اور یہ کامن النس ہے اور اس کے کیسز فریکوینٹلی آتے ہیں۔ تو پہلے پنجاب میں 5 سائٹس سینٹینل سائٹس تھیں جو سرویلنس کر رہی تھیں کہ نمبر آف کیسز کتنے آتے ہیں اور ان کا کیا بلڈ کلچر کی رپورٹس ہیں۔ تو اب اس میں گورنمنٹ آف پنجاب نے قائد اعظم میڈیکل کالج اور شیخ زاید میڈیکل کالج کو شامل کیا ہے، اور یہ WHO کے تعاون سے یہ سرویلنس سائٹ بنی ہے، اور جس میں ہم نے ایک لوکل کمیٹی بنا دی گئی ہے، تو جس کا کام یہ ہے کہ جو بھی ٹائیفائڈ کے کیسز یہاں پر ہوں گے ان کے ٹیسٹ ہوں گے، ان کی پراپر رپورٹنگ ہوگی، تاکہ ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے کہ وہ جراثیم کس بیماری کے ہیں، وہ کس دوائی کو سینسٹیو ہیں، تاکہ اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکے۔ بالکل، بیماری کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے یہ سرویلنس سینٹر شیخ زاید ہاسپٹل میں کام کرے گا۔ جو ٹائیفائڈ کے مریض ہیں وہ رپورٹ ہوں گے، ان کے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ملتان میں گڈ گورننس کا عملی ماڈل متعارف کرانے کا فیصلہ DC عمر جہانگیر نے MDA اور دیگر محکموں کو ٹاسک دے دیا۔ پارکوں کی اپ گریڈیشن، تجاوزات کے خاتمے اور صفائی مہم چلانے کی ہدایت، غیر قانونی کمرشلائزیشن روکنے کے لیے محکموں کی مشترکہ ٹاسک فورس تشکیل دے دی گئی۔ سیکٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عتیل کا خریداری مراکز کا دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چھٹا احمد نوید بلوچ اور فوڈ سیکٹر انچارج جاوید اقبال بھی ہمراہ تھے۔ گندم خریداری مراکز پر گندم کی خریداری کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ تفصیلات جانیں گے رانا محمد سلیم سے۔ جی بالکل، تحصیل کوٹ چھٹا میں گندم کی خریداری کا جو ہے عمل جاری ہے، اور اس حوالے سے حکومت پنجاب کی جانب سے دیے گئے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے تحصیل اور ضلعی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ جو ہے سیکٹری زراعت ثاقب علی عتیل بھی خود متحرک ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سر، کیا کہیں گے گندم خریداری کے حوالے سے؟ بالکل، تھینک یو ویری مچ جی۔ اس میں ہمارا چونکہ آپ کو پتہ ہے گندم کا پچھلے سالوں مسئلہ رہا ہے، تو حکومت کا اس دفعہ یہ پلان ہے کہ میکسیمم گندم خریدے، اور الحمدللہ تمام موسمی حالات کے باوجود، تمام جو بھی مسائل تھے کسان نے فیس کیے، اس کے باوجود اللہ نے کرم کیا کہ ہماری پروڈکشن پچھلے سالوں سے بہت بہتر آئی ہے، بمپر کراپ ہم نے حاصل کی ہے۔ اب یہاں پر آپ کے ڈیرہ غازی خان میں ہمیں یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ ہارویسٹنگ یہاں سلو ہوئی تھی، راجن پور میں بہت ٹائملی ہو گئی تھی، تو یہاں اس موسمی حالات کی وجہ سے ہارویسٹنگ ذرا ڈیلے ہو گئی، تو جس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا۔ لیکن ابھی اس سینٹر میں ہم کوٹ چھٹا میں کھڑے ہیں، تو اس سینٹر نے اپنا 64% ٹارگٹ اچیو کر لیا۔ اگر یہ ریوائزڈ ہے، پہلے 240 اب 340 کر دیا گیا ہے، 3,40,000 ٹن، تو یہ ہمارے لیے انشاءاللہ ہم آسانی سے اچیو کر لیں گے۔ انتظامیہ پوری طرح اس میں کام کر رہی ہے افیکٹولی، اور ماشاءاللہ آئی ہوپ کہ جیسے یہ موسم ذرا کھلتا ہے، ہارویسٹنگ تو بڑی حد تک ہو گئی ہے، تھریشنگ کا مسئلہ، تھریشنگ کے بعد انشاءاللہ اس کو بھی ہم اچیو کریں گے۔ اچھا سر، جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے خلاف کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، یہاں تک ذخیرہ اندوزوں کے بارے میں تو زیرو ٹالرنس پالیسی ہے حکومت کی، اور کسی کو بھی سپیئر نہیں کیا جا رہا، نہ صرف ذخیرہ اندوزی بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ 3 صوبوں سے ملتا ہے، تو ابھی صبح ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں کا سسٹم جو انہوں نے بنایا اس کی اسمگلنگ کو روکنے کا، اور خاص طور پہ CCTV کیمرے اور اس کی فار لانگ رینج یہاں تک اس کی انٹرنیٹ ایکسیس کے ساتھ مانیٹرنگ کرنا بہت افیکٹو ثابت ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال کوئی اسمگلنگ کا بھی اتنا بڑا ایشو یہاں نہیں ہوگا، ذخیروں کا بھی انتظامیہ بڑی افیکٹو ہے، تو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ جی بالکل، سیکٹری زراعت ثاقب علی عتیل کا یہی کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے دیے گئے گندم خریداری کے ٹارگٹ کو جو ہے ہر رانا محمد سلیم اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔